आज हम लोग हिंदी अंतरा का किताब का एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है वसंत आया और तोड़ो, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं। इनका जन्म 1929 लखनऊ में हुआ था और इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और रघुवीर सहाय पैसे से पत्रकार थे। रघुवीर सहाय क्या थे? पैसे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया और फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग से जुड़े रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद में प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी वे जुड़े थे और उन्होंने दिनमान का भी संपादन किया। यानी कि रघुवीर सहाय ने न केवल एक पत्रिका का बल्कि कई सारी पत्रिकाओं का संपादन किया है। और इन्होंने एमए किस भाषा में किया था? अंग्रेजी साहित्य में 1951 में एमए किया था। तो सोच सकते हैं आप ये कितने पढ़े लिखे होंगे। आज के ज़माने में भी एमए करना एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो एमए कर पाते हैं और ये 1951 में एमए किए थे। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित है और इसके कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों को की जगह जनजीवन के अनुभव की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक रही है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। मतलब कि वे जो भी चीज़ देखते हैं अपने अनुभव को उसके बारे में कविताओं में डाल देते हैं। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग किया। पत्रकार दृष्टि इसलिए कहा गया है क्योंकि वे एक पत्रकार थे। तो पत्रकार थे तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारी उन बातों का भी वर्णन अपनी कविताओं में किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें भी होती है जिसमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है और उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना ही कविता का दायित्व है। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का सृजन किया है। अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें आती है जिसमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास भी किया है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयासपूर्वक बचते हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। रघुवीर सहाय ने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में काव्य की रचना की है। छंद कितना लाइन का होता है? 6 लाइन का होता है। उनकी प्रमुख काव्य कृति है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। यह उनकी प्रमुख रचना है। आपका एग्जाम में क्या करेगा? पूछ दिया जाएगा कोई भी 2 रचना का नाम लिखे, तो आपको 2 रचना का नाम याद रखना है। सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध, या कोई भी हंसो और लोग भूल गए हैं, जो आपको इजी लगे याद कर लीजिएगा। 6 खंडों में उनकी रघुवीर सहाय रचनावली भी प्रकाशित हुई है जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित है। क्या नाम से प्रकाशित हुई है? रघुवीर सहाय रचनावली। और लोग भूल गए हैं उनकी इतनी फेमस कविता है कि उस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस पर लोग भूल गए हैं। अब इसमें वसंत आया कविता के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका भावार्थ देखेंगे। ऊपर में लिखा हुआ है वसंत आया। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कोकी चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पीराए पत्ते। देखो कह रहा है जैसे बहन दा कहती है कि किसी बंगले के किसी तरु मतलब क्या होता है? पेड़। कौन सा पेड़ का चर्चा कर रहा है? अशोक पेड़ पर। अशोक पेड़ पर क्या होता है? कोई चिड़िया घोंक जाती है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। लाल बजरी का जो पूरा रोड बना हुआ है उसी पर क्या हुआ? जब पैर से मेरा पत्ता चुरमुरा के टूट गया तब हमको लगा भैया पत्ता चुरमुरा के टूट रहा है, मतलब वसंत का महीना आ रहा है। नहीं तो नॉर्मली पत्ता टूटता नहीं है पैर से। ऊंचे तरुवर से गिरे, ऊंचे तरुवर मतलब क्या होता है? पेड़। ऊंचे ऊंचे पेड़ से गिरे हुए पत्ते, बड़े बड़े पेड़ आए पत्ते, बहुत बड़ा बड़ा पत्ता गिरा है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हुई खिली हुई हवा आई, फिरकी से आई चली गई। अभी आप लोग सुबह 6 बजे जब ट्यूशन आ रहे थे
तो आपने देखा कि गर्म पानी से नहाया हुआ लगता है, हवा जैसे बह रहा है, गर्मी लग रहा है सभी को अभी। फिरकी सी आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया है। कैसे जाना? फुटपाथ पर चलते चलते हमको लगा कि वसंत आ गया, इस बात को मैंने जाना। और यह कैलेंडर से मालूम था। यह किससे मालूम था? कैलेंडर से। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। इस बार जो है अमुक दिन, कोई खास दिन 18 तारीख को मान लेते हैं। मदन महीना, मदन महीना किसको बोलते हैं? वसंत का महीना को मदन महीना बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में आया था। मदन महीना, मदन महीना मतलब क्या हुआ? वसंत महीना। तो होवेगी पंचमी और दफ्तर में छुट्टी थी। जहाँ पर ये लेखक काम कर रहा था वहाँ पे दफ्तर में क्या थी? छुट्टी थी। यही था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे। आम में क्या आ जाएंगे? बोर आ जाएंगे, मतलब मंजरी आ जाएगी। और रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखवाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है। पहला आ जाएगा कि किस पेड़ का चर्चा है इसमें? अशोक पेड़ का चर्चा है। अशोक पेड़ पर कौन चुहक रहा है? चिड़िया को कुहक रही है, क्या कर रही है। और किस बजरी पर पांव तले पत्ते चुरमुरा रहे हैं? तो लाल बजरी पर। पत्ता कैसा है? बड़ा बड़ा पी रहा है पत्ता। हवा जो बह रही है वो कैसे बह रही है? लगता है गर्म पानी से नहा करके बह रही है। और लेखक को कैसे पता चला कि वसंत आया है? कैलेंडर के महीने से, बिल्कुल। वसंत आया और यह कैलेंडर फुटपाथ पर चलते चलते इसको पता चला था, बिल्कुल। फुटपाथ पर चलते चलते इसको पता चला था। और कैलेंडर से मालूम क्या था इसको? कि किस दिन मदन महीने की पंचमी होगी। या किससे मालूम था? कैलेंडर से। अब प्रमाण कहाँ से मिला था उसको? दफ्तर में छुट्टी थी, या क्या था उसका? प्रमाण था। और कविता पढ़ने से क्या पता चला था? कि दहर दहर दहकेंगे ढाक के जंगल और आम्बोर आवेंगे। तो यही चीज कहा जा रहा है कि मतलब लोगों को आजकल इतना टाइम नहीं है कि लोग पता कर सके कि कब गर्मी का महीना आया, कब ठंडा का महीना आया। ये सब पता कहाँ से चलता है? कैलेंडर से पता चल रहा है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। वसंत आया, कविता कहती है आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। पहले लोग अनुभव करता था कि वसंत का महीना आ गया, अब कैसे जानते हैं? कैलेंडर से। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वाभाविक घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती है, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भरमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। और इस प्रकार कवि ने क्या किया है? मनुष्य के आधुनिक जीवन शैली को व्यक्त किया है। पता है गर्मी आ गया, इस बात का पता रियलिटी बता रहे हैं हमको तब चला था जब स्कूल में छुट्टी हुआ था। हम इस रूम में बैठे रहते हैं, इस रूम में कहीं ना कहीं अगर आप लगातार बैठे रहिएगा तो आपको ठंडा नहीं लगेगा, सॉरी गर्मी नहीं लगेगा। और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद 1 बजे के टाइम में हम कभी कभी पंखा बंद कर देते हैं। डबल पंखा नहीं चलाते, हम सिंगल चलाते हैं। और सिंगल में भी कभी कभी दूर हो जाते हैं पंखा से। ठीक है, क्यों भैया एक रूम में रह रहे हैं, धूप पे जाएंगे तब तो पता चलेगा गर्मी है, धूप पे जाएंगे नहीं तो पता चलेगा नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि आजकल के जीवन में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। तो लेखक क्या कर रहा है? मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पे व्यंग्य कर रहा है कि लोगों को आजकल कुछ भी पता नहीं चलता है। पहले के टाइम में क्या होता था? पतंग उड़ाना शुरू हो जाता था, गर्मी का महीना आया, भोरे धरी दौड़ गया बच्चा लोग। आजकल सबके बैठ के फ्री फायर चिल्ला रहा है, पगला रहा है, एक रूम में बंद होकर के। पता ही नहीं चल रहा है कौन सा महीना। हम लोग महीना के हिसाब से खेल बदलते थे। बैडमिंटन खेलने का एक स्पेशल महीना होता था। ठंडा के दिन में हम लोग बैडमिंटन खेलते थे। लट्टू घुमाने का महीना होता था, गुल्ली खेलने का महीना होता था, कबड्डी खेलने का महीना होता था। अलग अलग मौसम के हिसाब से खेल बदलते थे हम लोगों को। अब क्या हुआ? अब सबका वही है, ऑनलाइन गेम खेलना है। वही महीना रहे, घर में बैठल रहो। इसी कारण तुम लोग का तबीयत खराब होता है, आँख में चश्मा चढ़ता है। पहले के टाइम में चश्मा भी नहीं चढ़ता था, लोग बड़ा प्रसन्न रहते थे, एकदम मस्ती में ज़िंदगी कटता था। आजकल लोगों का दिल भी क्या ज़्यादा टूटता है। आप लोग का फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम है, इसलिए हम लोग के दादाजी लोग से पूछो क्या दिल टूटेगा भाई? एगो चिट्ठी लिखो,
बड़ा मुश्किल से उसके प्रेमिका तक पहुंचाओ, वो डर है कहीं हैंड राइटिंग पकड़ा नहीं जाए, नहीं तो कुटा जाएंगे। फिर उस पर नीचे आने पढ़ने के बाद उसको फाड़ देना या जला देना, बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था पहले। रोज रोज चिट्ठी पत्री तो दिया नहीं जा सकता। आजकल कुछ नहीं, ऑनलाइन जमाना है, तुरंत ब्लॉक भी हो जाता है। तकनी तो मान मैनुअल चलता था, आजकल मानो मैनुअल ऐसे चलता है, व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से फेसबुक। लेकिन चलता तो पहले से ही आ रहा है सर। पहले तो हाँ। गांव में तो था, तो गांव में तो अपना ही सब रहता था ना, और अब मोबाइल में तो दूर का भी दुनिया होता है। से जुड़ा हुआ होता है। ये सब एक बात होता है। पहले के टाइम बहुत अच्छा भी हुआ करता था, आजकल अच्छा नहीं है। आजकल लाइफ इसलिए स्टाइल बदल रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है, पहले लोगों की ज़रूरतें भी कम हुआ करती थी। तो इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द क्या होता है? चलो सिंपल एग्जांपल देते हैं। एक कोई मूवी देख रहे थे, उसमें जो दादाजी अपना पोता को बता रहा था, अरे तुम लोग के ज़माने की छोरियाँ सब क्या प्रेम करेगी, हम लोगों के ज़माने की छोरियाँ प्रेम करती थी, मेरे लिए घर से परोठा और अचार चुरा चुरा खिलाया करती थी, और तुम्हारे ज़माने की छोरियाँ सब कैडबरी और डेयरी मिल्क मांग मांग करके बर्बाद कर देती है तुम लोग को। तो वो क्या हुआ, ये लाइन का प्रयोग करना ठेठ देहाती भाषा का क्यों प्रयोग किया गया? ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे। अब लोग उसका क्लिप काट लिए लड़का लोग और सब स्टेटस पर डालना शुरू, मेरे लिए कम से कम परोठा और अचार चुरा के लाओ, कैडबरी मत मांगो हमसे। आगे बढ़ते हैं। तो कवि ने इसी को देशज शब्द बोलते हैं, जो पुराना। या फिर आप लोग एक लाइन और पढ़े थे, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट वाले फ्रेम चाहिए, कैप्टन किधर से लाएगा, इधर दे दिया उधर दूसरा बिठा दिया। पढ़े थे नेताजी का चश्मा में। तो बस उसी को देशज शब्द बोला जा रहा है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हो गया है। अब आते हैं तोड़ो कविता के ऊपर आते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दुब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी उब है, आधे आधे गाने। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चढ़ती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। देखो ये तोड़ो कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं, तोड़ो क्या है, उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टान, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। पड़ती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है कि भैया विध्वंस नहीं करना, तोड़ना चाहिए, लेकिन किसको? बंजर खेत को, ऊसर जो भूमि है उसको लाने के लिए। प्रति खेत को बदलना सृजन का आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको क्या किया, नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है, मानव मन में है। कवि मन में व्याप्त उब और खींच को तोड़ने की बात करता है कि मन में जो आपका उब है, खींच है, उसको क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। अभी आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, बहुत किसी का मन, इसका मन मेरे प्रति खींच रहा है, कितना अच्छा लिख रहे थे सर, लिखने नहीं दिए, बाद में यही सारा जो होमवर्क मांग करके मारना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, उबर खींच है। तो इस उबर खींच को तोड़ने का प्रयास करो और उसको उर्वर बनाने का प्रयास करो कि नहीं सर बोल रहे थे इसलिए ताकि अभी हमको हिंदी का बात अपना मन में ले लेना है। मन के भीतर की उब सृजन में बाधक है। कवि क्या है, सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। और इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, कविता का अर्थ विस्तार होता है। मतलब कवि क्या बोला, उर्वर जमीन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जमीन से वो कहाँ पर चला गया, बंधन के ऊपर चला गया। उसके बाद उसने क्या बोला, धरती के बारे में उसने बताया था, और मन के मैदानों पर जो तुम्हारा उब आ गया है उसको बता रहा है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत के मन में क्या उगाओ, क्या पढ़ कहेंगे सर, इससे अच्छा एक काम करते ना, अभी भोरे भोरे सुतल रहते बड़ा मज़ा आता। तो ये सारी बातों को चर्चा किया गया। अब हम लोग, कविता खत्म हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? वसंत आगमन की सूचना उसको तब मिली जब वह
रोड पर चल रहा था और उसके पैर से पत्ते चुरमुरा गए और उसने देखा बड़े बड़े पीराए पत्ते गिरे हुए हैं। कोई 6 बजे सुबह फिरकी से आई चली गई। गरम पानी से नहाया। पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पास अंतरा भाग दो। जिनके कवि रघुवीर सहाय रघुवीर साहब इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गरम सुबह 6 बजे के टाइम में गर्म हवा जो है नहा लगता था, जैसे जो हवा बह रही थी वह काफ़ी गर्म वाली थी, लगता था वह गर्म पानी से नहा कर आई हुई है, लेकिन वह आई और फिर चली भी गई और अब क्या है, ठंडा हवा बह रहा है। ठीक है, इसलिए कवि ने ऐसा लिखा है। अलंकार बताइए, ये अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास 11 में भी आप लोग को बताया गया था। बड़े बड़े पीराए पत्ते, ये अनुप्रास हो गया। बड़े बड़े एक वर्ड का रिपीटेशन है, अनुप्रास ही हुआ। क्या अनुप्रास? इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। बड़े बड़े एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एक अक्षर हाँ वर्ड नहीं, पूरा का पूरा। हाँ ठीक है, शब्द सही तो बोले। बड़े बड़े 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए यह पुनरुक्ति अलंकार है। देखो, बड़े बड़े पीराए पत्ते, प्रस्तुत पंक्ति में ब और प वर्ण की 2 बार अधिक आवृत्ति होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार भी आ जाएगा, और बड़े बड़े जो आपका आ रहा है उसके कारण ये पुनरुक्ति अलंकार होगा। अगर पूरा डिटेल में पूछे तो आप दोनों लिख सकते हैं, नहीं तो पुनरुक्ति अलंकार लिखेंगे, क्योंकि बड़े 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 हैं पुनरुक्ति अलंकार। और पिराए पत्ते पीराए पत्ते में प होने के कारण ये क्या, अनुप्रास अलंकार। अब बड़े बड़े में तो पुनरुक्ति अलंकार। अगला है, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हुई। प्रस्तुत पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। क्यों भाई, पत्ती कहीं नहाती है क्या? तो इसका मतलब क्या है, ये मानवीकरण कर दिया गया है, तो कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार। तीसरा है आपका, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। तो हवा की तुलना किससे की गई है, फिरकी से की गई है। फिरकी जो घुमाते हैं, यह क्या है, उपमा अलंकार है। आपने तुलना कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं, उपमा अलंकार। और इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है। क्यों भैया, क्योंकि इसमें ह वर्ड बार बार आया है। खिली हुई हवा आई, ह फिरकी सी आई चली गई, तो ई का भी मात्रा बार बार आ रहा है। अब आता है कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। तो दहर दहर अनुप्रास दोनों है, दहर दहर पुनरुक्ति अलंकार और दो आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार। ये अलंकार वाला एक बार फिर से आप लोग को लिखा देंगे, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए। किन पंक्तियों से ज्ञात होता है आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है। तो कल मैंने जाना कि वसंत आया है और यह कैलेंडर से मालूम हुआ। पहला बात, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी था, यह था प्रमाण। मतलब हमको पता नहीं है, दफ्तर में छुट्टी था, यही प्रमाण था। और कविताएं पढ़ते रहने से पता था, दहर दहर दाकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम के बोर आवेंगे। प्रकृति मनुष्य की साहचरी है। इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। तो देखो, यह बात सत्य है कि प्रकृति क्या है, मनुष्य की साहचरी है, मनुष्य के साथ चलती है और उसने मनुष्य की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे और ज़्यादा आराम चाहने लगे हैं और अपने अनुसार घर वगैरह को बदलने लगे। पहले क्या था, लोग जंगलों में रहते थे, गर्मी लगता था क्या? नहीं। आप लोग बोले भैया हम घर छानेंगे ढाकों का घर छानने लगे, तो उसमें ज़्यादा पंखा का जरूरत नहीं होता था, कोई बिजली वाला पंखा काम चल जाता था। बोला नहीं, हम तो ढलैया कर दो, तो पंखा आया। अब आया नहीं, चारों तरफ से रूम पैक, इस रूम में अगर 4 खिड़की रहता तो लगता दिक्कत नहीं, तो भैया चारों तरफ घर बना दिए। अब लग रहा है कि भैया एगो कूलर आ जाता है, एगो एसी आ जाता तो बढ़िया रहता। लगवा लेंगे, पैसा रहे तब ना रहे, आज तक ठिकाना नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न आप लोग अपने से लिखिएगा, खुद से सोच करके। अगला है आपका, वसंत आया कविता में कवि की चिंता का कारण क्या है? सर ये मतलब अपना लाइन में लिखिएगा। लोग भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं? इतना नुकसान पहुंचा दिया है, प्रकृति को पता ही नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग अपना दुनिया में खोते जा रहे हैं। वसंत आता है पता चलता है कैलेंडर से,
पता चलता है हमको पैर में जब पत्ता चुरमुरा जाता है तब पता चलता है। तो हमको इस बार पता चला है कि भैया कैलेंडर में आया कि फलना दिन छुट्टी है, तब हमको पता चल रहा है। तो ये सब चीज़ के कारण क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब अपना लाइन में लिखिएगा। अच्छा, पत्थर और चट्टान तोड़ों में किसके प्रतीक हैं? तो बाधाओं के प्रतीक है। मनुष्य को अपने बाधा को हटाना चाहिए। नॉर्मली अभी आप लोग पढ़ने आते हैं, बहुत किसी का बाधा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंसान को कैसे रहना चाहिए पता है? अपनी बाधा को हटाते हुए आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, पीछे घूम के देखिए बाधा कैसे ख़त्म करता है। पीछे घूमिए जल्दी जल्दी, देखिए क्या मिजाज में सोया हुआ है। एकदम बाधा को छोड़ दीजिए। क्लास में चल रहा है, क्लास कोई मतलब नहीं है। एकदम बाधा को तोड़ते हुए एकदम मस्ती में ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ठीक है? एकदम मस्ती में रहना चाहिए। और तभी क्या होगा, मंजिल आपके सामने आ पाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग भी ऐसा ही। कवि को धरती और मन की भूमि में क्या समानता दिखाई देती है? धरती में मिट्टी विद्यमान होती है, लेकिन पत्थर चट्टान हो तो क्या हो, बंजर हो जाती है। उसी तरह आपका भी दिमाग बहुत मस्त है, लेकिन उसमें क्या करते हैं आप लोग, खराब खराब चीज़ भर लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, टेंशन आ जाता है लाइफ में। इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। नहीं भरता नहीं, हम लोग भरते हैं। एक दिन मेरा ही स्टूडेंट एक शिवम उनको बोला था भैया ज़िंदगी में अगर खुश रहना है ना, तो एक चीज़ को छोड़ दीजिए, आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कौन? अच्छा, एनीवे अगला क्वेश्चन आता है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य वाला मैं पहले भी बोल चुके हैं, क्या डालेंगे? प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है, जिसमें कवि रघुवीर सहाय कविता तोड़ों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि, उसके बाद डालिएगा, मिट्टी का उपजाऊपन ही बीज का पोषण करता है, फसल के रूप को आकार देता है। यदि मिट्टी में उपजाऊपन नहीं होगा तो वह बीज का पोषण नहीं कर पाएगी। ऐसे ही मन की स्थिति होती है, उसके अंदर अगर खींच विद्यमान हो, कोई चीज़ का टेंशन हो, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आपकी सृजन शक्ति प्रभावित होगी। आपको कहा जाता है, पुराने लोग कहा गए हैं कि सुबह उठ करके पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। काहे? शाम होते होते कोई आपको बीच में एक बार गाली देता है, मार देता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मन खराब हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह उठ करके पढ़ना सबसे ज़्यादा सही होता है, ताकि आपका दिमाग का टेंशन खत्म हो जाए। और एक बूढ़ों की कहावत भी कही है, रात गई बात गई, जो टेंशन था उसको कल ही भूल जाओ, अब नया दिन नया शुरुआत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से हुआ और अंत गोड़ो गोड़ो से हुआ। कवि ऐसा क्यों कहा? तो कवि कहता है कि जब आरंभ में क्या कीजिए, अपना विघ्न, बाधा और खींच इत्यादि को चकनाचूर करके तोड़ दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, अपने मन में अच्छे विचारों को गुणित कीजिए, डालिए। जिस प्रकार खेत से पत्थर और चट्टान को बाहर निकाला जाता है और उसमें बीज डाला जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने मन से खराब भावनाओं को, खराब चीज़ों को निकालिए और उसमें क्या कीजिए, अच्छा चीज़ को डालिए। ठीक है, और इन शब्दों के द्वारा कवि मन को विशेष बल देने का प्रयास भी करता है। ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधन और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? तो झूठे बंधन मनुष्य को अपने मार्ग से विचलित कर देते हैं, उसकी शक्ति को क्या करते हैं, जकड़ देते हैं, और धरती में व्याप्त पत्थर और चट्टान उसे बंजर बना देते हैं, उसकी शक्ति को विकसित होने नहीं देते। इसलिए आपको शंका को, झूठे बंधन के जाल को, ये सब नष्ट करना पड़ेगा। सृजन शक्ति का नाश ये कर देता है। अपने मन को अवलोकन कीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और सभी प्रकार के बाधाओं को उखाड़ फेंकिए। इस बारे में बात की गई है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या करना चाहता है? तो बस वही है, अगर आपके मन में खींच व्याप्त होगा, उब को बाहर जब तक नहीं निकालिएगा तब तक आपका गान क्या होगा, अधूरा रहेगा। और आपका मन उल्लास में होगा, आनंद में होगा, तभी वह पूरा गाना कर सकेगा। तो मन के अंदर खींच नहीं होना चाहिए, उबाऊपन नहीं होना चाहिए, तब आपका पढ़ाई या हर चीज़, आपका कल्याण संभव है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं आशीष सर आपके साथ, बाय बाय, सी यू।